ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फोर लूप्स को हम लोग सी लैंग्वेज में किस तरीके से यूज करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि हम लोग लूप्स को क्यों यूज करते हैं, हमारी लाइफ को लूप्स इजी कैसे बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामर की लाइफ को। उसके अलावा फिर हमने डू व्हाइल लूप्स को देखा, जो कि एक पोस्ट टेस्टेड लूप है, जिसमें पहले एक बार जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है व्हाइल में जाके। इसके बाद हमने व्हाइल लूप को देखा था, जो कि प्री टेस्टेड लूप है, जहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही कोड के ऊपर मेरा कंट्रोल जाएगा। सो गाइस, उसी तरीके से आज हम लोग फोर लूप्स को देखने वाले हैं। प्रॉपर्ली देखेंगे कि इसका फ्लो डायग्राम क्या होता है, इसमें जो मल्टीपल एक्सप्रेशंस, जो 1 2 3 एक्सप्रेशंस यूज होती है सिंटेक्स में, वो किस तरीके से यूज होती हैं, और फिर इसको हम लोग इन पर्टिकुलर फोर प्रोग्राम्स की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इन फोर लूप्स को हमारे प्रोग्राम्स में। तो आई होप हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को यूज करके हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हम फोर लूप्स को कैसे यूज करते हैं। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फोर लूप्स में कभी भी सी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाओ गाइस, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। मैं आपको हर बार बोलता हूँ ये चीज कि शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखो, और आपको कभी भी अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है, शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखे, इसमें दिए हुए नोट्स और जो सोर्स कोड है जो प्रोग्राम्स के, उनसे पढ़ाई करी है, तो आपको सी लैंग्वेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ। तो हम लोग अब चलते हैं, जल्दी से हम इस फोर लूप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे VS कोड एडिटर में, और हम लोग वहां पर प्रोग्राम्स के थ्रू पूरे के पूरे लूप, फोर लूप को समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो चलो चलते हैं डेफिनेशन पे। द फोर लूप इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट्स और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। बार बार किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए फोर लूप का यूज होता है। लूप्स का यूज इजीली होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक द एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। जो एरे और लिंक लिस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, उनको ट्रेवर्स करने के काम आता है। अभी हम लोगों ने ना एरे पढ़ा है ना लिंक लिस्ट पढ़ा है, तो इस चीज के डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस ये चीज याद रख लो कि लिंक लिस्ट और एरे को ट्रेवर्स करने के लिए भी फोर लूप काम आता है। इसका सिंटेक्स क्या है, देखो सिंटेक्स के अंदर हम फोर लिखेंगे, फोर के अंदर तीन एक्सप्रेशंस लिखेंगे, 1 2 3। अभी एक्सप्रेशंस कैसे काम करेंगी वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन ये तीन एक्सप्रेशंस रहेगी। फिर इसके बाद हम लगाएंगे ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर इन एक्सप्रेशंस के ट्रू होने पर जो भी कोड एग्जीक्यूट होना है उस कोड को हम लोग लिख देंगे। ये पर्टिकुलरली इसका सिंटेक्स है, एक्सप्रेशन 1 2 3 देन ब्रेसेस के अंदर कोड। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखते हैं इसका फ्लो डायग्राम। तो देखो, सबसे पहले फ्लो डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लूप है उसमें एक्सप्रेशन 1 में देखो क्या करते हैं, हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। एक्सप्रेशन 2 के अंदर हम लोग कंडीशन को लिखते हैं, और एक्सप्रेशन 3 के अंदर हम लोग डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा लूप जो है, अगर इसके फ्लो डायग्राम को देखें हम, तो ये इनिशियलाइज होगा, जहां पे मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या नहीं है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा उसके बाद, और फिर कंडीशन चेक होगी। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी मैंने किया है वो होता जाएगा, और मेरी कंडीशन बार बार चेक होती जाएगी। इन केस मेरी कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो गई तो फर्स्ट टाइम में ही मेरा जो कंट्रोल है वो फोर लूप से बाहर आ जाएगा, और फोर लूप के बाहर जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। फोर लूप के कोड से उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। और इन केस मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ये तब तक इस कंडीशन को फॉलो करता जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और एट द एंड जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इस फोर लूप से बाहर आ जाएगा मेरा कंट्रोल, और नेक्स्ट कोड के ऊपर चला जाएगा। तो देखो, हम पर्टिकुलरली एक्सप्रेशंस को समझते हैं कि एक्सप्रेशन 1 2 और 3 के अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सप्रेशन 1 की बात कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन कंटेन रिप्रेजेंट्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमने लूप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए दिया है उसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज का मतलब है उसकी एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, 0 1 2 3 4, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोग्राम जरूरत होती है वो आप यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी कैन इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 के अंदर आप एक या दो जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं जो कि यूज आने वाले हैं आपके फोर लूप के अंदर, उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्सप्रेशन 1 इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ही इनिशियलाइज करो, आप इसके बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हो वेरिएबल को, कोई दिक्कत नहीं। In C, we cannot declare the variables in expression 1, however it can be an exception in some of the compilers.
इसके अंदर हम लोग कभी भी जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। डिक्लेयर हमेशा हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर ही करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर ही करते हैं। यहाँ पे कई कंपाइलर्स ले लेते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप फॉर लूप की कंडीशंस के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो। इनिशियलाइज कर सकते हो लेकिन डिक्लेयर नहीं करोगे। ठीक है, देखते हैं एक्सप्रेशन 2 के अंदर क्या होता है। तो एक्सप्रेशन 2 के अंदर देखो, एक्सप्रेशन 2 इज कंडीशनल एक्सप्रेशन, इट चेक्स फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इफ इट इज नॉट द लूप इज टर्मिनेटेड। बहुत सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 के अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को, एक्सप्रेशन 2 के अंदर मैं कंडीशन लिख दूंगा कि क्या होना चाहिए जब ये लूप एग्जीक्यूट हो, और अगर वो एग्जीक्यूट होगा मतलब मेरी कंडीशन ट्रू है, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप। देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन 2 कैन हैव मोर देन वन कंडीशन। अब बहुत सही चीज है कि आप और लगा देंगे, एंड ऑपरेटर लगा देंगे, तो मोर देन वन कंडीशन आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और जब तक लास्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक मेरा जो लूप है वो चलता जाएगा, बाकी जो कंडीशन उनको स्टेटमेंट मान लेगा। देखो कैसे, however the loop will iterate until the last condition becomes false। जब तक लास्ट कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक मेरा लूप जो है चलता रहेगा। अदर कंडीशंस विल बी ट्रीटेड एज स्टेटमेंट्स, और बाकी स्टेटमेंट जो फॉल्स हो गए उनको हम लोग क्या मान लेंगे, स्टेटमेंट्स मान लेंगे। हमारा कंट्रोल जो स्टेटमेंट्स मान लेगा। एक्सप्रेशन 2 इज ऑप्शनल। ऑप्शनल है लेकिन बेसिक चीज क्या है ना कि आपको कंडीशन तो डालनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बिना क्या ही यूज करोगे आप फॉर लूप का। ठीक है, इसके अगर ये नहीं डालोगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि आप करोगे क्या पर उस लूप का। ठीक है, expression 2 can perform the task of expression 1 and expression 3, that is we can initialize the variable as well as update the loop variable in expression 2 itself। आप यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हो, और एक्सप्रेशन 3 की तरह आप उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। एक्सप्रेशन 2 में कोई दिक्कत नहीं है। We can pass zero or non-zero value in expression 2, however in C any non-zero value is true and zero is false by default। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जीरो को false लेंगे और जो नॉन जीरो है उसको ट्रू ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सिंपल चीजें जो हम लोग पहले पढ़े हुए, बस सिंटेक्स अलग है। ठीक है, अब देखो इसकी एक्सप्रेशन 3 की प्रॉपर्टीज क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए काम में लेते हैं। एक्सप्रेशन 3 इज जो अपडेट द लूप वेरिएबल, लूप वेरिएबल को अपडेट करने के लिए काम में आती है। और क्यों, क्योंकि पहली जो वैल्यू की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके वो चेंज हो जाएगी। वी कैन अपडेट मोर देन वन वेरिएबल एट द सेम टाइम। अगर आपने दो वेरिएबल को लिया है तो वहां पे दो वेरिएबल्स को आप अपडेट कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। ऑप्शनल है, आप चाहो तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, नहीं तो मत करो। देखो हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ लिया है। अब इसकी लूप बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्रेसेस होती हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना, ये ब्रेसेस होती हैं। ठीक है, तो अब इन ब्रेसेस के अंदर क्या होता है, द ब्रेसेस आर यूज्ड टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द लूप, कहां से कहां तक चलेगा ये डिफाइन करने का काम आता है। However, if the loop contains only one statement, then we don't need to use braces। वही while loop की तरह है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है ब्रेसेस को। A loop without a body is possible। बॉडी नहीं भी लिखोगे तो भी आपका लूप काम करेगा। The braces work as a block separator। The value variable declared inside for the loop is valid only for the block and not outside। देखो अगर आप इस ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हो ना, डिक्लेयर कर देते हो, उसको वैल्यू असाइन कर देते हो, तो केवल इस पर्टिकुलर ब्रेसेस के अंदर ही वो काम करेगा। उस ब्रेसेस के बाहर या फिर फोर लूप के बाहर वो काम नहीं करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी जब हम प्रैक्टिकली इन प्रोग्राम्स के थ्रू इन लूप्स को समझना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस चलते हैं जल्दी से हमारे VS कोड एडिटर के अंदर, और हम लोग सी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर मैंने देखो एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है फोर लूप के नाम से, और इसको हम लोग ओपन करेंगे हमारे कोड के साथ और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इन प्रोग्राम्स को बनाएंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने मेरे नोट्स को और मेरे VS कोड एडिटर को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। अब हम वन बाय वन प्रोग्राम्स को बनाते हुए देखेंगे कि फोर लूप्स को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम की डिटेल को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। 1 to n के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका मुझे सम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इस प्रोग्राम को कर लेता हूँ कॉपी, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल को मैं नाम देता हूँ for1.c, और यहाँ पे इस फाइल को हम लोग कर लेते हैं क्रिएट। फोर लूप के लिए हम लोग कर रहे हैं तो इसको मैंने नाम दे दिया for1.c। यहाँ पे हम लोग फोर लूप्स का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखे, और यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स को मैं कर देता हूँ पेस्ट, और कंट्रोल स्लैश से कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट, और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं हमारे बॉयलर प्लेट कोड को। बॉयलर प्लेट कोड आपको अगर नहीं आता है बनाना तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वाले फोल्डर वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि आप बॉयलर प्लेट कोड कैसे बना सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए और बॉयलर प्लेट कोड बनाना सीख लीजिए, जिससे कि आपको ये सिंटैक्स जो है बार बार लिखना नहीं पड़ेगा।
अब देखो मुझे 1 to n तक सारे जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, अप्रोच ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर लूँ और यूजर से एक नंबर ले लूँ कि कहाँ तक आपको सम चाहिए, ऑड नंबर्स का सम कहाँ तक चाहिए। अब देखो मेरे को ऑड नंबर्स चाहिए तो मेरे को उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको मैं आई नाम से लेता हूँ, जिसको इंक्रीमेंट करके मैं नेक्स्ट ऑड नंबर्स तक पहुंच सकूं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक सम भी चाहिए होगा, ठीक है। और इसको मैं इनिशिएट कर दूंगा 0 से, नहीं तो इनिशियल वैल्यू ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा और मेरे को प्रोग्राम्स में देने लग जाएगा एरर, ठीक है। तो ये मैंने इंटीजर्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे यूजर को बोलता हूँ इनपुट करने के लिए नंबर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजर को एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बैकस्लैश एन और यहाँ पे सेमीकोलन। अब इस वैल्यू को हम लोग कर लेते हैं स्कैन, और स्कैन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d और यहाँ पे कॉमा %n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी n की वैल्यू जो है स्कैन हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो सम फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, और लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मुझे ये सिंटेक्स दे देगा। अगर सिंटेक्स नहीं देता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस सिंटेक्स को मैं जस्ट सेकंड में यहाँ पे कुछ गलत ही कर दिया है, ओके। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे आप इस सिंटेक्स को लिख लीजिए और यहाँ पे आप कंडीशन डालना स्टार्ट करिए। देखो मेरे को क्या करना है, 1 to n तक मेरे को यहाँ पे सम निकालना है ऑड नंबर्स का। तो देखो मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, मेरा आई जो है वो फर्स्ट नंबर है, और ये कहाँ से इनिशिएट होगा, ये 1 से इनिशिएट होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो है 1, ठीक है। अब देखो मेरे को आई की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है, आई की वैल्यू जो है अब यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सेकंड एक्सप्रेशन में हम लोग कंडीशन ही डाल रहे थे। फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने मेरे वेरिएबल को इनिशिएट कर दिया, सेकंड एक्सप्रेशन में मैं डालूंगा मेरा कंडीशन। तो आई की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू n होनी चाहिए, और i की वैल्यू हर टाइम क्या हो, बाय 1 बढ़ जाए, ठीक है। हर बार 1 से बढ़ जाए, जैसे पहले 1 के लिए जो हो, फिर दूसरा 2 के लिए हो, तीसरा 3 के लिए हो, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। और यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, सम को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो सम प्लस इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, आई होनी चाहिए। लेकिन देखो हम लोग यहाँ पे एक गड़बड़ कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस करूंगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस करूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे पहले 1 होगा फिर 2, लेकिन मेरे को तो ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो नेक्स्ट नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ऑड होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट आई हो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट आई की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे आई प्लस 2। तो आई प्लस इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने यूज कर लिया, और यहाँ पे मुझे यहाँ आई प्लस 2 मिल जाएगा जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको कैलकुलेट करूंगा। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे मेरे को कॉमास नहीं लगाने, यहाँ पे मुझे लगाने सेमी कॉलन्स इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के लिए। इतनी चीज हमारी समझ में आई। सम के लिए मैंने हर बार सम में मैं आई को जोड़ता जाऊंगा और मेरा सम आता जाएगा, और जब ये फोर लूप एग्जिट होगा तो यहाँ से मुझे सम की वैल्यू मिल जाएगी जो कि n तक मेरे ऑड नंबर्स का सम कर देगी। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ से इस पर्टिकुलर सम को प्रिंट करवा देता हूँ, द सम ऑफ ऑड नंबर्स टिल %d की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे n लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं %d और लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सम प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास n प्रिंट होना चाहिए और यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, सम। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी गाइस। देखो यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है जो कि n नंबर्स तक मेरे को सम करके देता है, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो समझेंगे, लेकिन एक बार हम पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से है। तो जल्दी से चलते हैं हमारे कोड रनर के पास और इसको रन कर देते हैं। सो गाइस जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, मेरे को बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, समझो 6, ठीक है। तो देखो ये मेरे को क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स टिल 6 इज 9। ये सही है क्या, मैंने छोटी वैल्यू इसीलिए एंटर करी है कि हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये सही है क्या। देखो फर्स्ट ऑड नंबर 1, सेकंड ऑड नंबर 3 और थर्ड ऑड नंबर 5। तो 1 + 3 इज 4 एंड +5 इज 9। तो ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रोग्राम का फ्लो समझने की कोशिश करना दोस्तों, ये किस तरीके से फ्लो कर रहा है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक n ले लिया जिसमें मैं इनपुट करवा लेता हूँ यूजर से कि वो कहाँ तक मेरे ऑड नंबर्स चाहता है। फिर मैंने यहाँ पे ऑड इवन कुछ भी डालूंगा लेकिन ये लेगा ऑड ही, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे मेरे को आई की एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया आई, जिसको मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके पहुंचूंगा मेरे ऑड वेरिएबल्स तक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया सम, जो कि इनिशिएट कर दिया मैंने 0 से। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यूजर ने मेरे को एन की वैल्यू दे दी। फिर मैंने फॉर लूप को स्टार्ट किया और यहाँ पे ये हर बार जो आई है ये हर बार ऑड वैल्यूज ही ले, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया 1 से, क्योंकि 1 जो है फर्स्ट ऑड वैल्यू है नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि उसको जाना है n तक, ठीक है। लेकिन हर बार बढ़ाना क्या है, उसको यहाँ पे बढ़ाना है, उसको 2 बढ़ाना है। और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो इस तरीके से हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। फिर इसके अंदर मैंने लिखा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसके अंदर देखो चेक करो, सम को क्या कर दो, आई ऐड कर दो, सम में आई ऐड कर दो। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे i = 1 है, ठीक है। i < 1 n है क्या, ये चेक होगा। तो 1 < n है क्या, n की वैल्यू मैंने डाली थी यहाँ पे 6, ठीक है। तो 6 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा 1 होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, i की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 लेस और इक्वल्स टू 6 है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे सम पहले 1 था, उसमें ऐड हो जाएगा i। तो अब क्या हो गया, सम 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, सम की वैल्यू होगी 3। फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट क्या होगा, i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब क्या हो वैल्यू हो जाएगी 5, i की वैल्यू होगी यहाँ पे 5, 5 < n है क्या, बिल्कुल 5 < n है, 5 6 है। तो ये पहले यहाँ पे सम क्या हो गया था 3, अब 3 + 1 हो गया था सम, तो यहाँ पे 4 हो गया था सम, सम में अब i जुड़ जाएगा जिसकी वैल्यू है 5, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 9 होने के बाद देखो फिर इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू अभी क्या थी 5, 5 में 2 ऐड हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7, यहाँ पे i की वैल्यू होगी 7। अब 7 में चेक होगा 7 < 6 है क्या, नहीं। और ये कंडीशन जैसे ही मेरी फॉल्स हुई, फॉर लूप से मेरा जो कंट्रोल है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो लास्ट सम की वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। आप इससे कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके प्रोग्राम को कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे 567 डाल देता हूँ, तो इसने 567 तक जितने भी ऑड नंबर्स थे उनका सम करके मुझे यहाँ पे दे दिया है। तो इतना अच्छा प्रोग्राम है जो कि हमें चंद लाइन लिखने पे ही बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके देता है। सो गाइज इसको हमने रन कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम का डिटेल क्या है। दैट इज सी प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर की हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे लिखनी है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे यूजर से इनपुट लें और यूजर हमें n नंबर दे दे, इस पर्टिकुलर नंबर की आप टेबल लिखो और हम यहाँ पे उस टेबल को लिखना है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल को नाम देता हूँ for2.c और इस फाइल को हम लोग क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल को कर देते हैं पेस्ट। प्रोग्राम डिटेल को पेस्ट करने के बाद देखो इसको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कमेंट आउट और इसके लिए कंट्रोल स्लैश से कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे हम लोग हमारे बॉयलरप्लेट कोड को। बॉयलरप्लेट कोड को हम लोग यहाँ पे लाने के बाद गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, किसी एक n नंबर की टेबल लिखनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक n इंटीजर चाहिए होगा जिसकी वैल्यू मैं यूजर से लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करने के लिए एक i वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसे मैं 1 2 3 4 इंक्रीमेंट करता जाऊंगा और मल्टीप्लिकेशन उस पर्टिकुलर n नंबर के साथ होता जाएगा और मुझे यहाँ पे टेबल जो है मिलती जाएगी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। और अगर मैं यहाँ पे यूजर को बोलूँ printf की हेल्प से अगर मैं यूजर को बोलता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू में यूजर से एंटर करवा लेता हूँ, \n लगाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन और scanf की हेल्प से मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे स्कैन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा %d और %n। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। द टेबल ऑफ %d इज बिलो, ठीक है। तो इसके नीचे मेरी टेबल प्रिंट हो जाएगी, तो ये मेरे को दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और %d की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, n की टेबल यहाँ पे नीचे दी हुई है। सो गाइज यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी। अब देखो, अब मैं यहाँ पे फोर लूप को क्या करता हूँ, इनिशिएट कर देता हूँ, ठीक है। फोर लूप को इनिशिएट कर दिया मैंने। अब फोर लूप को इनिशिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, देखो आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए,
देखो मैं किस तरीके से यहाँ पे कोड क्या चाहता हूँ, पहले देखो कोड को समझो फिर हम लोग यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट हो परसेंट डी मल्टीप्लाई, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं परसेंट डी और मल्टीप्लाइड बाय परसेंट डी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक तरीके से ये लिख सकता हूँ परसेंट डी, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, है ना। सो गाइस ये सब परसेंट डी क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट परसेंट डी है एन और सेकंड परसेंट डी है आई और थर्ड परसेंट डी क्या है वो है एन क्रॉस आई। आई होप इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जब हम लोग 4 के अंदर कंडीशन डालते हैं तो देखो 5 वन सा 5 होता है, 5 वन सा 5, तो आई कहाँ से इनिशिएट होना चाहिए, 1 से इनिशिएट होना चाहिए। आई कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए, लेस और इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है, 10 तक जाना चाहिए। और आई हर बार क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, पहले 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, 3 है तो 4 हो जाए। आई होप इतनी चीज गाइज आपको समझ में आई होगी। और मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक बार \n, जिससे मेरी हर एक टेबल का कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। सो गाइज अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं और देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देता है। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, मेरे को बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। देखो मेरे को 7 का टेबल आता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 7 एंटर कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने 7 एंटर किया तो यहाँ पे मेरे को 7 9 63, ठीक है। ओके गाइज यहाँ पे 7 9 तक ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने की है गड़बड़, यहाँ पे इक्वल की साइन की जगह मैंने प्लस लगा दिया है। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे वैल्यू कुछ देते हैं, यहाँ पे वापस से 7 का वैल्यू देते हैं और अब ये मुझे 7 10 तक दे रहा है। देखो इस प्रोग्राम का फ्लो समझना दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, इसने मेरे को बोल दिया एंटर द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे मैंने n का वैल्यू एंटर कर दिया, फिर इसने ये लाइन प्रिंट कर दी, द टेबल ऑफ 7 इज बिलो, परसेंटेज की जगह n की वैल्यू प्रिंट हो गई और 7 प्रिंट हो गया। अब देखो 4 को मैंने इनिशिएट किया 1 से, i को इनिशिएट किया 1 से 4 लूप के अंदर, और कहाँ तक गया वो 10 तक, ठीक है। और हर बार उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो कैसे प्रिंट हुआ होगा, सबसे पहले देखो i की वैल्यू 1 थी, तो 5 वन जा सॉरी 7 वन जा 7, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर i में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, फिर 7 2 जा 14, यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो गया। इस तरीके से i 10 तक इंक्रीमेंट हुआ, 10 के बाद लूप जो है वो एग्जिट हो गया, क्यों, क्योंकि 10 से बड़ी हो गई i की वैल्यू और मेरा लूप जो है एग्जिट हो गया और यहाँ पे मेरी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई। आई होप गाइज आपको ये चीज मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग देखेंगे थर्ड प्रोग्राम को, जिसकी डिटेल एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सी प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, एक नंबर के अंदर मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक मल्टी डिजिट्स का नंबर है, मल्टीपल डिजिट्स का, उसमें कितने डिजिट्स हैं उसको मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जल्दी से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। लॉजिक है इस प्रोग्राम के, लॉजिक को समझना पड़ेगा। 43.c के नाम से मैं यहाँ फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ प्रोग्राम डिटेल को, और इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। कमेंट आउट कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, और देखो गाइस अब हम लोग यहाँ पे ले आते हैं हमारे बॉयलर प्लेट कोड को। देखो यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ले आया हूँ। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमें क्या क्या यहाँ पे वेरिएबल्स चाहिए होंगे, सबसे पहले तो ये चीज सोचने की कोशिश करो, ठीक है। देखो मेरे को यहाँ पे वेरिएबल्स चाहिए होंगे, सबसे पहले तो मुझे एक यूजर से नंबर चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंट n नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें वो मुझे अपनी नंबर को एंटर करवा देगा। समझो उसको देना है 2000 3000 5000 1 लाख 5 करोड़, ऐसा कुछ भी नंबर देना है, तो उसको एक इंटीजर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया, जिसमें मैं वैल्यू सेव कर लूंगा जो भी यूजर मुझे प्रोवाइड करवाएगा। अब देखो मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे चलो आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको क्लियरिटी रहे, डिजिट्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियरिटी है, जिससे नंबर ऑफ डिजिट्स जो काउंट होंगे वो मेरे को इस पर्टिकुलर डिजिट में मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने डिजिट्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब देखो मैं यहाँ पे यूजर को बोलता हूँ कि यूजर भैया, यहाँ पे मैं यूजर को बोलता हूँ कि यूजर भैया मुझे यहाँ पे एक नंबर दे दो जिसके मैं डिजिट्स काउंट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इंटर नंबर ऑफ मल्टीपल डिजिट्स। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट का ही नंबर डालूंगा तो वो काउंट नहीं होगा, करके देगा, लेकिन मजा तभी आएगा ना जब मल्टीपल डिजिट्स काउंट हो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख दिया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर नंबर को कर लेता हूँ स्कैन। स्कैन करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ %3 %n, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर जो है स्कैन हो गया।
अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे मैं यूज करूंगा फोर लूप का, ठीक है। फोर लूप का यूज करूंगा और फोर लूप के अंदर मैं लिखूंगा कंडीशन, और कंडीशन लिखने के बाद देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर में जो एग्जीक्यूट होने वाला कोड है उसको लिखूंगा। अब देखो मेरे को क्या प्रिंट करना है और कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहीं पे मेन लॉजिक है जो आपको प्रोग्रामिंग में हमेशा काम में आने वाला है। तो अब आप सबसे पहले इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले मेरे को डिजिट्स यहाँ पे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो मैं सबसे पहले डिजिट्स को इनिशिएट तो करूँ, तो डिजिट्स को इनिशिएट ही करता हूँ मैं एक्सप्रेशन 1 में, तो मैंने उसको समझो जीरो से इनिशिएट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, जीरो से मैंने इनिशिएट कर दिया। अब देखो मेरा जो नंबर है उसमें डिजिट्स कैसे काउंट कर सकता हूँ। देखो अगर मैं मेरे नंबर को, आप एक रॉ एग्जांपल समझने की कोशिश करो कि समझो मेरे पास एक नंबर है जिसका जो नंबर है, यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करोगे। समझो मेरे पास एक नंबर है 2 3 4 5 6, ऐसा कोई नंबर है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है 2345.6, ठीक है। यही आएगी वैल्यू यहाँ पे 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो, ठीक है। और फिर मैं एक बार और 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इसको एक बार और 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 234.56। इस तरीके से चलता जाएगा। डिजिट्स देखो, इसमें डिजिट्स काउंट होते जा रहे हैं ना। पहले देखो, पहले कितने डिजिट थे, यहाँ पे एक बार डिवाइड किया मैंने तो यहाँ पे दो बार डिवाइड कर लिया। अब देखो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक बार और 10 से डिवाइड करता हूँ। मैं आपको बहुत बेसिक लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 23.456, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार और इसको 10 से डिवाइड करता हूँ। ये लॉजिक अगर आप समझ गए ना, प्रोग्रामिंग का बेस समझ जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार और 10 से डिवाइड कर दिया तो 2.3456 इस तरीके की वैल्यू हो गई। इसको मैंने एक बार और 10 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 10 से कम वैल्यू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, लेकिन ये रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखो कितनी बार ये डिवाइड हुआ 10 से, 1 2 3 4 एंड 5, जहां तक रिमाइंडर रह रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर रह रहा है तो भी हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता जाऊं, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता जाऊं तो होगा क्या, 10 से डिवाइड करने पर मैं जितनी बार 10 से डिवाइड करूंगा उतने काउंट मेरे यहाँ पे डिजिट्स के होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो रिमाइंडर है, जो नम की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है। जब तक नम की वैल्यू जो है, नंबर की वैल्यू है, जो नंबर की वैल्यू है, जो एन की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, तब तक मुझे ये ऑपरेशन उसके ऊपर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे को जो डिजिट्स का काउंट है हर एक रोटेशन में, जब ये डिवीजन चल रहा है हर एक रोटेशन में मेरे को डिजिट्स का काउंट जो है उसको बढ़ाते जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिट्स प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मेरी फोर की कंडीशन हो गई। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरा नंबर है, जो मेरा नंबर है n, इसको मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है और बार बार उस डिवाइडेड वैल्यू को, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड किया, फिर इस वैल्यू को डिवाइड करना है, फिर इस वैल्यू को डिवाइड करना है, फिर इस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो उस वैल्यू को चेंज कर देना है जो वैल्यू रिमाइंडर में मेरे पास आती है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एंड डिवाइड बाय इक्वल्स टू 10। बार बार 10 से डिवाइड करो और उस वैल्यू को चेंज कर दो। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखना, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना गाइज। आपको बहुत ही इजी वे में ये लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डिजिट्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब बार बार डिवाइड होगा और जितनी बार डिवाइड होगा उतना मेरा बार बार डिजिट्स की वैल्यू, एक बार ये प्रोसेस चला, एक 1 हो गया, दो बार ये प्रोसेस चला 2 हो गया, 3 बार ये प्रोसेस चला 3 हो गया। और जब ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब मेरी जो एन की वैल्यू है जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो मेरा ये पर्टिकुलर जो फोर लूप है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करवा दूंगा, क्या प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। सो गाइस, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया मेरे को बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल डिजिट। देखो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। देखो और कुछ डाल देते हैं, चलो ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस नंबर को डाला तो ये मेरे को बोल रहा है 7 1
2 3 4 5 6 7 सही है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 7 ही है। तो देखो प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से रहा होगा, पहले इसने डिवाइड किया होगा इस पर पूरे नंबर को 10 से, ठीक है। 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे डिजिट पहले 0 था तो डिजिट की वैल्यू अब हो गई 1, ठीक है, एक बार डिवाइड करने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने चेक किया जो नंबर है उसकी वैल्यू 0 हो गई क्या, नहीं 0 तो नहीं हुई है। फिर इसने क्या किया, उसको डिवाइड किया नंबर को 10 से, फिर 10 से डिवाइड किया, डिजिट की वैल्यू हो गई 2। फिर यहाँ पे डिजिट की वैल्यू जब 2 हो गई तो इसने फिर चेक किया कि n की वैल्यू जो नंबर है, ये वाला नंबर है, इसकी वैल्यू 2 बार 10 से डिवाइड करने के बाद 0 हो गई क्या, नहीं हुई। इस तरीके से मल्टीपल टाइम इसको डिवाइड करता रहा और जब इसने 7 बार डिवाइड कर लिया तब इसे समझ में आया कि ये जो वैल्यू है ये 7 के बाद ज्यादा बार यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी। तो इसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोर लूप को एग्जिट कर दिया, ये मेरी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई 7 बार रन करने के बाद, और यहाँ पे डिजिट्स की वैल्यू जो है वो 7 प्रिंट हो गई। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं दैट सी प्रोग्राम टू फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब मैं चाहता हूँ गाइस कि ये प्रोग्राम आप खुद से बनाओ, ठीक है, ये प्रोग्राम आप खुद से बनाओ और इस प्रोग्राम की हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जब भी आप चाहो। लाइक नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोस के बाद मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एक्सरसाइज आपको दूंगा, और इन केस अगर मैं भूल जा रहा हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे इस प्रोग्राम की एक्सरसाइज आपको करवानी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला प्रोग्राम जो है आप मुझे अपने आप से बना के बताओ, और अगर इस प्रोग्राम में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप मुझे बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोस के बाद सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपकी खुद की एक अच्छी प्रैक्टिस हो, आप लोग खुद से इन प्रोग्राम्स को बनाना सीखें। ठीक है, हम लोगों ने ये 3 प्रोग्राम सॉल्व किए हैं यहाँ पे, और अब हम लोग चाहते हैं कि ये 4 प्रोग्राम आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे फोर लूप का किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ये प्रोग्राम के जितने भी नोट्स हैं और सोर्स कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग फोर लूप्स को प्रॉपर्ली समझना और मल्टीपल प्रोग्राम्स बना के देखना, और इस प्रोग्राम को बनाने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने प्रोग्राम को बनाया है या नहीं बनाया है। और गाइस अगर आपने फोर लूप्स को समझा है इस वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि आपको कैसा समझ में आया, अच्छा समझ में आया या फिर कुछ और चीजें आपको चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर बता के जाना। लाइक करके जाना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, इसलिए मैं ये चीज आपको वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं हम लोगों को सी लैंग्वेज के अंदर और क्या क्या चीजें सीखनी है। तब तक के लिए कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग गाइस। Thanks a lot. Bye bye.